डियर स्टूडेंट्स ऑफ सिटी हाई स्कूल, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्लास 9th फिज़िक्स का ये टॉपिक है। इसमें हमने बताना है कि जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है क्या वो वाकई रहती है, रिमेन। आपके पास जो लास्ट टॉपिक में हमने किया था वो भी अबाउट मोमेंटम ही था कि मोमेंटम जो है वो बॉडी का फोर्स के साथ कैसे रिलेट किया जाता है, फोर्स के साथ उसका क्या रिलेशन है। अब उसी को हम आगे फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं कि मोमेंटम ही जो है क्या वो डिफरेंट बॉडीज़ का कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है, रिमेन सेम रहता है या नहीं रहता। आज के टॉपिक में हमने वही डिस्कस करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कि मोमेंटम जो है क्या वो रिमेन सेम रहेगा या वो चेंज हो जाएगा। अगर चेंज होगा तो वो क्यों चेंज होगा, अगर चेंज नहीं होगा तो उसकी रीज़न्स क्या होंगी, क्यों नहीं चेंज किया जाता वो जो है। इसके पहले स्टार्टिंग पे आपको बता दूं कि जो आपके पास वर्ड कंजर्वेशन है, इसको समझने के लिए हम आसानी के लिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट मीन्स इट हैज़ अ कांस्टेंट वैल्यू। कि वो चीज़ जो तब्दील नहीं होती, दैट विल बी कंजर्व, उसे कंजर्व कहते हैं, कंजर्वेशन कहते हैं। यानी कि आसान लफ्ज़ों में अंडरस्टैंडिंग करने के लिए इट इज़ कॉल्ड कांस्टेंट। ये ऐसी चीज़ जो कांस्टेंट है, जो चीज़ चेंज नहीं होगी, दैट इज़ कॉल्ड कंजर्वेशन और कांस्टेंट जो है। अब लॉ हम पढ़ रहे हैं तो लॉ का आपको पता है कि इसमें जब लॉ डिस्कस किया जाता है तो ये साथ से साथ इसकी स्टेटमेंट भी होती है। जैसे हम न्यूटन सेकंड लॉ में किया था, वो भी लॉ था, उसकी स्टेटमेंट थी। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन आती है कि इसको हम किस तरीके से जो है अंडरस्टैंड करेंगे और किन बॉडीज़ पे, किस सिस्टम पे इस लॉ को अप्लाई किया जा सकता है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी लॉ होगा उसके लिए कोई कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस क्या हैं, वो कंडीशंस मैं आपको यहाँ पे बताने लगा हूँ। व्हाट इज़ एन आइसोलेटेड सिस्टम। सबसे पहले हम ये बताएंगे कि एक आइसोलेटेड सिस्टम किसे कहेंगे जो है। तो फर्स्ट आपके पास जो मेन हेडिंग आएगी, दैट इज़ आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है इसकी जो कैटेगरी है वो दोनों कैटेगरीज में आता है। ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये फॉल करता है। इट मीन्स के इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से शॉर्ट कैसे आ सकता है, जैसे मैंने अभी डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ आपको, ये वाली डिफाइन आइसोलेटेड सिस्टम, ये 2 मार्क्स की शॉर्ट में आ सकती है आपको जो है। और पूरे का पूरा लॉ प्रूव करना ये आपको लॉन्ग में भी आ सकता है। इसके बाद इसकी जस्ट स्टेटमेंट जो है, यानी कि डिफाइन या स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। तो पहले हम बताते हैं कि व्हाट इज़ एन आइसोलेटेड सिस्टम, कि एक आइसोलेटेड सिस्टम किसे कहा जाता है जो है। तो हम बताएंगे इट इज़ अ सिस्टम ऑफ 2 or more than 2 interacting bodies, more than 2 interacting bodies, यानी कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा बॉडीज़ का कंसीडर्ड होना ज़रूरी है। सिंगल बॉडी को हम आइसोलेटेड सिस्टम नहीं कहते। ऐसे हम सिस्टम है, सिस्टम को हम डिफ़ाइन ही ऐसा करते हैं। जैसे हमें एक जो है वो कंप्यूटर है, उसका जो सिस्टम होता है CPU, उसे हम सिस्टम भी नाम कहते हैं। इट मीन्स कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स। एक चीज़ नहीं होती, उसके अंदर हार्ड डिस्क भी होती है, फ्लॉपी डिस्क भी होती है, रैम भी होती है, पावर सप्लाई है, मदरबोर्ड है, ईच एंड एवरीथिंग इट इज़ कॉल्ड सिस्टम। इट मीन्स कि इफ़ इट इज़ अ सिस्टम इट हैज़ नॉट अ वन बॉडी, इसके अंदर एक बॉडी नहीं होगी। इट हैज़ अ नंबर ऑफ बॉडीज़ विच इज़ एटलीस्ट 2, कम से कम 2 हों या 2 से ज़्यादा हों, दैट इज़ कॉल्ड सिस्टम। और ऐसा सिस्टम जिस पे नो एक्सटर्नल फोर्स इज़ एक्टिंग, ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज़ एक्टिंग। ये इस बात की मेन चीज़ है, इसलिए मैंने इसको क्या किया, ज़रा कलर चेंज कर दिया ताकि आपको प्रॉमिनेंट नज़र आए कि दिस इज़ द मेन थिंग। ये आगे पास इस डेफिनेशन की मेन थिंग है। मेन इसके बाद जो आगे पास जो इसका आप कह सकते हैं कि जो जान है इसकी डेफिनेशन की, वो यही है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती। जो फोर्स लगनी है इसके ऊपर बॉडीज़ पे, वो इसकी अपनी ही फोर्स होनी है, इंटरनल फोर्स ही होनी है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी। इस तरह के सिस्टम को हम क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। यानी कि सिस्टम
ऑफ टू और मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज़, ये दो या दो से ज़्यादा इंटरेक्टिंग बॉडीज़ का सिस्टम होगा जिस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती। जैसे फॉर कॉमन एग्जांपल अगर हम लेते हैं जी एक स्नोकर का टेबल है, उस पर हम क्या करते हैं, उसमें डिफरेंट बॉल्स होती हैं। डिफरेंट बॉल्स का मतलब है कि वो सारी की सारी बॉल्स नहीं बॉडीज़ हैं हमारे लिए। अगर वो बॉडीज़ हैं तो उसके ऊपर हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको हम छोड़ देते हैं। बाकी जो बॉल्स आपस में टकराती हैं वो सारी की सारी उसकी अपनी ही फोर्स होती हैं बॉडीज़ की, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं की जाती। तो यहाँ भी स्टूडेंट्स ऐसे ही होगा कि आपके पास एक फोर्स है, सिस्टम है, उस पर हमने फोर्स लगा के उसको छोड़ दिया, जो उसने बाकी फोर्स में मूव करना है वो सारी की सारी कैसे मूव करेगी, विद एन इंटरनल फोर्स एंड नो एक्सटर्नल फोर्स इज़ इंक्लूडेड जो है। इसके बाद नेक्स्ट हम बता रहे हैं इसकी स्टेटमेंट कि व्हाट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सेकेंड वन इज़ कॉल्ड स्टेटमेंट, कि इसकी स्टेटमेंट क्या है, और स्टेटमेंट के साथ साथ इसको हम डेफिनेशन का नाम भी दे सकते हैं। ये भी आपके पास पूछा जा सकता है बाज़ दफ़ा, डिफ़ाइन लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम या स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है। अब ये स्टूडेंट्स इसमें देखिए हम नेक्स्ट हम बता रहे हैं कि इट इज़ सिस्टम ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू और more than two interacting bodies, more than two interacting bodies, यानी कि ये आपके पास ऐसा सिस्टम है जिसमें दो या दो से इंटरेक्टिंग बॉडीज़ होंगी। वही बात जो हम पहले डिस्कस करके आ चुके हैं, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम सिर्फ और सिर्फ उन पे अप्लाई होता है जिन सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कह सकते हैं, हर एक पे अप्लाई नहीं होगा जो है। यानी कि कम से कम हमारे पास दो बॉडीज़ या दो से ज़्यादा बॉडीज़ होंगी और जिस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही होगी उसके ऊपर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं जो है। तो हमने बताया कि सिस्टम है जिसमें दो या दो से ज़्यादा इंटरेक्टिंग बॉडीज़ होंगी एंड टू इंटरेक्टिंग बॉडीज़, द मोमेंटम ऑफ them is always conserved हो सकता है या आप ऐसे कह सकते हैं remains constant। यानी कि आपके पास इसकी मीनिंग ये हुआ कि स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट ने ये बताया कि अगर आपके पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है और उसके अंदर आपके पास जब हम मोमेंटम देखते हैं उसका जो है तो मोमेंटम कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है, रिमेन सेम रहता है, चेंज नहीं होता। दिस इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है। इसी को जब हम आगे हम एक्सप्लेन करते हैं ज़रा एक्सप्लेनेशन के साथ, नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग होगी इसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी देख लें। मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज मैथमेटिकली it can be written as इसे मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म आपके पास स्टूडेंट्स ये बनेगी m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 and v2। This is the mathematical form of law of conservation of momentum। तो इसी को अब आपने क्या करना है, आगे प्रूफ भी इसी को करना है कि क्या वाकई आपके पास ये इसके इक्वल होती है या नहीं होती। तो स्टार्टिंग पे नेक्स्ट हम बता रहे हैं, इसके बाद तीन हेडिंग्स हो गई। हेडिंग्स के साथ लिखना ज़रूरी है। फर्स्ट हेडिंग आइसोलेटेड सिस्टम की, सेकंड स्टेटमेंट की या डेफिनेशन की। अब थर्ड जो हेडिंग आ रही है वो है अबाउट एक्सप्लेनेशन। इसमें एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे आपको सिर्फ डिटेल बता रहा हूँ, लिखा आपने खुद लेनी है। डायग्राम से अंडरस्टैंडिंग करवा दूँगा आपको। इसमें आपने बताना क्या है, कंसीडर टू बॉडीज़। इसमें आपने दो बॉडीज़ लेनी है, जैसे कि यहाँ पे साथ साथ डायग्राम में मैं आपको बताता जा रहा हूँ। जो आपको बता रहा हूँ इसी को आपने अपनी वर्डिंग में ईजीली, या अगर आप बुक से वर्डिंग लेना चाहो तो बुक से वर्डिंग भी ले सकते हैं,
उसको आपने एक्सप्लेनेशन के तौर पे वहाँ पे लिख लेना है। बताना क्या है, कंसीडर टू बॉडीज़, दो बॉडीज़ कंसीडर कर ली, वन बॉडी इज़ m1 एंड द अदर बॉडी इज़ m2। कंसीडर्ड टू बॉडीज़ हैविंग मैसेज m1 एंड m2, ये आपने लिखना है एक्सप्लेनेशन के अंदर। जो दो बॉडीज़ कंसीडर की, एक बॉडी आपके पास क्या है, उसका मैस m1 है, एक बॉडी का मैस क्या है, m2 है, विच हैव डिफरेंट मैसेज, दोनों के मैसेज क्या है, डिफरेंट है, सेम मैसेज नहीं है। डायग्राम से आपको पता चल सकता है कि m2 का मैस ज़्यादा है और m1 का मैस कम है जो है। अब होगा क्या, इट हैज़ इनिशियल वेलोसिटीज़, इनकी जो इनिशियल वेलोसिटीज़ हैं, फ़र्ज़ करते हैं कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u1, इट हैज़ इनिशियल वेलोसिटी u1, और इसकी जो आगे पास सेकेंड वेलोसिटी इसकी इट्स हैज़ u2, दिस इज़ द इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, मैस मल्टीप्लाई बाय इट्स वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी को बुक पे u लिखा हुआ है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो जो है। इसको ले लो v1, उसको ले लो v2, इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है उसको आप कह देंगे v1 डैश एंड v2 डैश, इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो कि बुक पे ऐसे लिखा हुआ है, हालांकि u जो है वो हम इसकी सिंबल में यूज़ नहीं करते, वेलोसिटी का सिंबल जो हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है वो v पढ़ा हुआ है, लेकिन जो कि बुक पे किया हुआ है तो हम इसको ऐसे कंसीडर करके सॉल्व कर सकते हैं कि आगे पास इनिशियल वेलोसिटी u1 और m2 की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो आगे पास क्या है, u2। बोथ आर बॉडीज़ मूविंग टुवर्ड्स इटसेल्फ, ये दोनों बॉडीज़ एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं जो है, दे आर मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट डायरेक्शन जो है। एंड आफ्टर सम टाइम दे विल कोलाइड, कुछ वक्त गुजरने के बाद ये कोलाइड करेंगी, टकराने के बाद दे आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, और दोबारा वो क्या करेंगी, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगी। तो इसी के बाद हमने बताया कोलिजन के बाद ये आगे पास बॉडी m1 थी और ये वाली बॉडी आगे पास थी m2। आफ्टर कोलिजन, जब कोलिजन हो जाएगी उसके बाद दे आर मूविंग विद वेलोसिटीज़, इसकी जो वेलोसिटी होगी इट विल बी v1, जो कि इस तरफ को बॉडी मूव कर रही होगी, और ये जो है मूव कर रही होगी बॉडी इस तरफ को विद वेलोसिटी v2। सो दिस इज़ इट्स इनिशियल कंडीशन, ये जो थी इसकी पहली वाली, ये इनिशियल कंडीशंस थी इनकी जो बिल्कुल स्टार्टिंग पे थी अभी। उसके बाद इनिशियल कंडीशन के बाद जो है दिस वन इज़ कॉल्ड फाइनल कंडीशंस, फाइनल कंडीशन। इट मीन्स के पहले आपके पास डायग्राम दोबारा समझ लें, डायग्राम ही मेन चीज़ है इसकी जो है। हमने कहा कि जब आपके पास दो बॉडीज़ हैं, कंसिडर टू बॉडीज़ m1 एंड m2, दे आर मूविंग विद वेलोसिटी u1 एंड m2 इज़ मूविंग विद वेलोसिटी u2, दिस इज़ द इनिशियल कंडीशन ऑफ अ सिस्टम। एंड आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के होने के बाद बॉडी m1 इज़ मूविंग विद वेलोसिटी v1 एंड m2 इज़ मूविंग विद वेलोसिटी v2, दिस इज़ द फाइनल कंडीशन ऑफ मोमेंटम जो है। अब हमने यहाँ पे बताना क्या है, हमने ये बताना है कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद क्या मोमेंटम रिमेन सेम रहा या नहीं रहा। हालांकि देखा जाए तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन इसकी जो क्वांटिटी है, जो मिकदार है, वो आलमोस्ट सेम ही रहेगी जो है। ये अब आपने नेक्स्ट बताना है। इसमें हेडिंग जो है, इसमें आपके पास अभी तक स्टूडेंट्स देखते हैं हेडिंग्स हो गई हैं। 1 आइसोलेटेड सिस्टम, 2 स्टेटमेंट और डेफिनेशन, 3 एक्सप्लेनेशन, 4 डायग्राम। ठीक है, ये आगे पास हेडिंग्स आपने साथ साथ ऐसे ही लिखनी है जो है। इसके कैलकुलेशन के लिए हमने बताया था कि मोमेंटम आपके पास होगा इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम। उसके लिए जो स्टार्टिंग पे है कि इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास m1, ऑफ मास m1 एंड इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास m2। और उसके बाद हम बताएंगे कि व्हाट इज़ द टोटल इनिशियल मोमेंटम, के दोनों मैसेज का जो इनिशियल मोमेंटम है टोटल वो किसके इक्वल आएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमने लास्ट टाइम पढ़ा हुआ था कि मोमेंटम का जो फार्मूला है P=mv के इक्वल है, तो यहाँ भी सेम वही फार्मूला आगे पास यूज़ किए जाएंगे। अगर आगे पास इनिशियल मोमेंटम ले रहे हैं तो उसके इक्वल होगा m1 इंटू u1 एंड m2 और u2 के इक्वल जो है। अब अगर हमने इन दोनों का टोटल मोमेंटम फाइंड करना है
तो दोनों को हम क्या करेंगे, सम अप कर देंगे। सम अप करने के बाद आंसर ही आएगा m1 u1 प्लस m2 और u2। सो दिस इज़ द टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ टू बॉडीज़ विच आर परफॉर्मिंग आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इनका जो मोमेंटम है वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। अब आगे देखें नेक्स्ट जो है हम स्टार्ट करें टोटल इसका फाइनल मोमेंटम। नाउ फाइनल मोमेंटम ऑफ m1 एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ m2, यानी कि जो फाइनल मोमेंटम है m1 का और फाइनल मोमेंटम जो है m2 का वो क्या क्या होगा, उसके लिए हमने उससे क्या बताया, सेम वही फार्मूलाज, क्योंकि इनकी वेलोसिटीज चेंज थी, मास चेंज नहीं होगा, m1 v1 और m2 और v2। और सेम ऐसे ही इसका टोटल फाइनल मोमेंटम में हम कैलकुलेट कर देंगे, टोटल फाइनल मोमेंटम दैट इज़ इक्वल्स टू द m1 v1 प्लस m2 एंड v2। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई कि सिस्टम का जो टोटल इनिशियल मोमेंटम था वो किसके इक्वल है और इसका जो फाइनल मोमेंटम है वो किसके इक्वल है। तो अब हम जो बता जो रहे हैं कि इसका लॉ कंजर्वेशन का कि मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे कि टोटल इनिशियल मोमेंटम is equals to total final momentum. This is according to the law of conservation of momentum कि total initial momentum और total final momentum will be equal to each other. So putting values by using equation number 1 and equation number 2, इसको equations के नाम दे दो। This is equation number 1 and this is equation number 2. So putting the values from equation number 1 and 2 we get total initial momentum किसके इक्वल था, m1 u1 प्लस m2 एंड u2, और टोटल फाइनल मोमेंटम किसके इक्वल है, m1 v1 प्लस m2 एंड v2 जो है। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये आगे बस मैथमेटिकल स्टेटमेंट थी जो हमने प्रूव करनी थी कि उसका जो इनिशियल मोमेंटम है और जो फाइनल मोमेंटम है बॉडीज़ का टकराने से पहले और टकराने के बाद, आफ्टर कोलिजन एंड बिफोर कोलिजन, दे विल बी इक्वल टू ईच अदर। इसी से हम आगे एग्जांपल्स की जो है कंडक्ट करवाते हैं कि व्हाट इज़ द एग्जांपल। एक एग्जांपल आगे पास इसकी क्या होगी, और एग्जांपल में हमने जो स्टूडेंट्स ये बात बतानी है कि इसमें कंसीडर कर लेते हैं टू बॉडीज़। पहले जो हमने कैलकुलेशन की वो जनरल बॉडीज़ थी। जनरल बॉडीज़ के मीन्स के एक का मैस m1 था, एक का मैस m2 था, लेकिन यहाँ पे अब हम दो बॉडीज़ कंसिडर कर रहे हैं। वो बॉडी कौन कौन सी हैं, एक बॉडी को हमने कह दिया अ बुलेट और एक को हमने कह दिया अ गन। एक गन और एक उसकी बुलेट, दो बॉडी हो गई आपके पास। गन का मैस भी होगा, बुलेट का मैस भी होगा। अब हमने बताना क्या है कि क्या टोटल इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है कि नहीं रहता है, क्या उसमें कोई चेंजिंग आती है नहीं आती है। इस एग्जांपल से हम उसको प्रूव करते हैं जो है। तो डिस्टेंस देखिए, अगर हम मैस ऑफ बुलेट को कंसिडर करते हैं तो मैस ऑफ बुलेट जो है आपके पास, मैस इसका होगा स्मॉल m, और जो इसकी वेलोसिटी है वो किसके इक्वल होगी, स्मॉल b के इक्वल। अगर गन है तो इसका जो मैस है दैट इज़ इक्वल टू कैपिटल M एंड इट्स वेलोसिटी इज़ इक्वल्स टू कैपिटल V। अब इसमें दो कंडीशंस आएंगी सेम वैसे ही, टोटल इनिशियल मोमेंटम की और टोटल फाइनल मोमेंटम की। तो देखते हैं यहाँ पे टोटल इनिशियल मोमेंटम एंड टोटल फाइनल मोमेंटम। अब देखें यहाँ पे, जब आपके पास इनिशियल कंडीशन होगी, इनिशियल मोमेंटम होगा, इसमें बुलेट भी क्या है, रेस्ट में है, गन भी क्या है, रेस्ट में। अभी तक हमने बुलेट को फायर नहीं किया। बोथ बॉडीज़ आर एट रेस्ट पोजीशन। जब दोनों बॉडी रेस्ट में होंगी इट मीन्स के दे हैव ज़ीरो वेलोसिटी। जब ज़ीरो वेलोसिटी होगी
तो ज़ीरो वेलोसिटी की वजह से उसका मोमेंटम भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो हमने लिखा टोटल इनिशियल मोमेंटम इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये ज़ीरो आपको हमने बताया क्यों होगा, बिकॉज बोथ बॉडीज़ आर एट रेस्ट पोजीशन। फाइनल मोमेंटम आपके पास क्या होगा, उसका बॉडी अब मूव कर रही है, गन को हमने फायर कर दिया है, जो है बुलेट आपके पास फायर किया जाएगा। पहले बुलेट का आपके पास जो मोमेंटम है एम वी प्लस कैपिटल एम एंड कैपिटल वी। सो दिस इक्वेशन शोज द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम। जो है इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो बिकॉज बॉडीज आर एट रेस्ट पोजीशन। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम ऑफ अ बुलेट स्मॉल एम एंड स्मॉल वी प्लस मोमेंटम ऑफ अ गन कैपिटल एम एंड कैपिटल वी, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, मैस मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। जो है अब हम अगेन इसी क्वेश्चन को यूज़ करते हैं जो हमने पहले यूज़ की थी कि टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू टोटल फाइनल मोमेंटम। अब इनिशियल मोमेंटम किसके इक्वल था, ज़ीरो के इक्वल, और फाइनल मोमेंटम किसके इक्वल है, एम वी प्लस कैपिटल एम और कैपिटल वी। अब डियर स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले से हम दो फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। दो फार्मूलाज कौन कौन से हैं, एक फार्मूला अगर हम वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं बुलेट की, स्मॉल वी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस वैल्यू को उठा के इस तरफ ले आएंगे, माइनस की वैल्यू हो जाएगी, उसको सॉल्व करेंगे तो वहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा एक। और दूसरी कैपिटल वी विच इज़ द वेलोसिटी ऑफ अ गन। जब आपके पास बुलेट को फायर करते हैं तो गन क्या करती है, पीछे को रिकॉइल करती है, उसको रिकॉइल की भी वेलोसिटी होगी। गन आपके पास बुलेट जो वो आगे को मूव कर रही है, गन पीछे को मूव कर रही है। बोथ बॉडीज आर मूविंग बाय बिकॉज दे हैव टू कंजर्व द मोमेंटम। वो चाहते हैं कि मोमेंटम क्या रहे, कंजर्व रहे। ये सिस्टम है ऐसा जो है, तो मोमेंटम अगर कंजर्व नहीं रहेगा तो वो बॉडी आपके बॉडी को जो है वो डैमेज कर सकती है, जो उसको चला रहे हैं उसके बाजू को डैमेज कर सकती है। इसलिए जब भी हम क्या करते हैं, बुलेट को फायर करते हैं, गन जो है वो क्या करती है, रिकॉइल करती है। रिकॉइल का मतलब क्या है कि वो बैकवर्ड मूव करती है, सिर्फ इस वजह से ताकि वो बुलेट के मोमेंटम को कंजर्व कर सके, बराबर कर सके। तो उसकी भी वेलोसिटी हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। सिंपल सा तरीका देखें क्या होगा, ये आपके पास यहाँ पे फैक्टर कौन सा है, प्लस का, इस तरफ आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एम और वी इज इक्वल्स टू कैपिटल एम एंड कैपिटल वी। अब हमने कैपिटल वी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैपिटल एम वहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो लिखेंगे आप माइनस एम वी ओवर कैपिटल एम इज इक्वल्स टू कैपिटल वी। तो डियर स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले से, ये जो फॉर्मूला मैंने ड्राइव किया, इससे हम बता सकते हैं आपके पास कि वेलोसिटी ऑफ गन कितनी है। और एक चीज़ और आप देखें, ये कैपिटल वी वेलोसिटी किसकी थी, गन की, स्मॉल वी वेलोसिटी किसकी है, बुलेट की। इन दोनों के दरमियान नेगेटिव साइन आ रहा है। ये नेगेटिव साइन हमें इस चीज़ की निशानदेही कर रहा है कि बुलेट और गन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। बुलेट उस तरफ को मूव करेगी और गन इस तरफ को मूव करेगी। बोथ आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन जो है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स आपका जो टॉपिक था इस यहाँ पे कैलकुलेशन ख़त्म होती है इसकी जो है। इसकी एग्जांपल अगर आपको पूछी जाए तो वो भी आपने साथ बता देनी है, और अगर आपको इसकी जो है वो डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है शॉर्ट में, और कैलकुलेशन भी। सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान है, लॉन्ग क्वेश्चन है और डेली लाइफ में यूज़ होने वाला क्वेश्चन है। इसी के साथ सिटी हाई स्कूल की तरफ से आपको अल्लाह हाफिज़।